रशिया और यूक्रेन की वॉर अब इन दो कंट्रीज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कई पावरफुल नेशंस ने इसे ज्वाइन किया है, जिसमें कुछ कंट्रीज रशिया को सपोर्ट कर रही है और कुछ यूक्रेन को। इस चीज ने इस फाइट को वॉर में तब्दील कर दिया है और अब ये वॉर और भी खतरनाक हो चुकी है। कई लोगों को डर है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगा, जहां पर इसे दुनिया भर की कंट्रीज ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वॉर की शुरुआत हुई कैसे और क्या सच में ये वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें इनकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और हिस्ट्री को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन ये दोनों कंट्रीज एक समय पर सोवियत यूनियन के पार्ट थे। सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी कंट्री थी जो 1922 से लेकर 1991 तक एग्जिस्ट करता था। यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रगल। जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इसके बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, लेकिन रशिया ने यूक्रेन को फुल्ली इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। अब बात आती है इनके कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह का, जिसके कारण इनका यह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और उसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था। इनका काम यह है कि अगर किसी भी कंट्री पर अटैक होता है और वो नेटो का मेंबर है, तो उसे बचाने के लिए उसके लिए नेटो की सभी कंट्रीज को एकजुट होना पड़ेगा। इसी फायदे के लिए यूक्रेन धीरे धीरे अपने रिलेशंस को नेटो के साथ बढ़ा रहा था और वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था। रशिया यूक्रेन के इस फैसले के साफ तौर पर खिलाफ था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता तो वेस्टर्न फोर्सेस यूक्रेन के जरिए रशिया के बॉर्डर्स के नजदीक आ जाते, जो रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता। और इसी डर के चलते 2014 में रशिया क्रीमिया पर कब्जा जमा लेता है, जो यूक्रेन का पार्ट था। सेम इसी टाइम पर ईस्टर्न यूक्रेन में कई लोग यूक्रेन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। ये वो लोग थे जो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे और यूक्रेन से अलग होना चाहते थे। यह कॉन्फ्लिक्ट डोनबास रीजन में शुरू होता है और कई सालों तक चलता है। यह वॉर जन्म देती है 24 फरवरी 2022 में एक बड़े अटैक को, जब रशिया यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा अटैक लॉन्च करता है और उन्हें लगता है कि वो आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन बाद में यूक्रेन भी रशिया को जवाब देने लगता है, जो रशिया ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि यूक्रेन रशिया के मुकाबले में एक कमजोर देश है। वॉर शुरू होने के बाद कई पावरफुल नेशंस ने यूक्रेन को वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये वॉर और भी बड़ी और खतरनाक होती गई, और इतनी खतरनाक कि आज की डेट में ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर चुकी है। और ये सब हुआ कई पावरफुल नेशंस की वजह से, जिन्होंने यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया, और उसमें सबसे पहला आता है मिलिट्री एड। यूएस, यूके और बाकी नेशंस ने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री एड के तौर पर दिए, जिसमें मिसाइल्स, टैंक्स और ड्रोन्स जैसे इक्विपमेंट्स शामिल थे। लेकिन जहां ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं रशिया पर बार बार सैंक्शंस लगाते जा रहे थे, जिसकी वजह से रशिया का वर्ल्ड के साथ ट्रेड कम हुआ और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा नेटो ने यूक्रेन के सोल्जर्स को ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, जिसकी वजह से यूक्रेन और मजबूत होता गया। लेकिन जहां यूक्रेन को वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट मिल रहा था, वहीं रशिया को भी सेवरल कंट्रीज से सपोर्ट मिलने लग रहा था, और उसमें सबसे पहला नाम आता है चाइना का। लेकिन चाइना ने वेस्टर्न नेशंस की तरह रशिया को वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए, बल्कि उनके साथ ट्रेड को बढ़ाया, जिसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस का ज्यादा असर नहीं हुआ। चाइना के साथ साथ ईरान ने भी रशिया को वेपन्स प्रोवाइड किए, और सपोर्ट के मामले में नॉर्थ कोरिया भी पीछे नहीं रहा, बल्कि रिपोर्ट की माने तो नॉर्थ कोरिया ने भी रशिया को वेपन्स प्रोवाइड किए। रशिया और यूक्रेन की वॉर ने सिर्फ इन दो कंट्रीज को इफेक्ट नहीं किया है, बल्कि इनका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर हुआ है। रशिया दुनिया का बिगेस्ट ऑयल एंड गैस सप्लायर है। इस वॉर की वजह से ट्रेड कम हुआ और दुनिया भर की कंट्रीज में ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ने लगे। वहीं यूक्रेन व्हीट का मेजर प्रोड्यूसर है। इस वॉर की वजह से उसके सप्लाईज भी कम हुए और दुनिया में उसके प्राइसेस भी बढ़ने लगे। ये तो हुई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लेकिन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा
खतरा है नेटो और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर होना। लेकिन यह होगा कैसे? अगर रशिया नेटो की कंट्रीज सच एज पोलैंड या बाल्टिक स्टेट्स पर अटैक कर देता है तो जवाब में नेटो को भी अटैक करना पड़ेगा और तब यूएसए जैसी पावरफुल कंट्रीज, यूरोप और बाकी नेशंस भी इन्वॉल्व होंगे और इन सब से बचने के लिए रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा और जवाब में नेटो को भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और नतीजा ये निकलेगा कि करोड़ों लोगों की जानें जाएगी। फिर यह वॉर नेटो और रशिया तक भी सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करेगी। लेकिन कई ज्यादा चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज को पता है कि ऐसा करने से ट्रेड कम होगा और इसका ज्यादातर इंपैक्ट पावरफुल कंट्रीज पर होगा। इसलिए आज भी कई पावरफुल कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के जरिए खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। पहला, अगर दोनों कंट्रीज एग्री होती है तो पीस एग्रीमेंट होगा और हमेशा के लिए यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। दूसरा, यह कॉन्फ्लिक्ट कई सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। यह वॉर कई सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसा इराक और अफगानिस्तान के साथ हुआ था। तीसरा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर रशिया नेटो पर अटैक कर देता है फिर नेटो की सभी कंट्रीज से बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो यह वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर हो रहा है। यह क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है और आज की डेट में वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहां पर पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर ग्लोबल लीडर्स के डिसीजंस पर निर्भर हो गया है और जो डिसीजंस वर्ल्ड को या तो पीस की तरफ ले जा सकते हैं या फिर तबाही की तरफ। बाकी आपका इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।